नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम धामी का ऐलान। प्रदेश और देश को पहली योग नीति की सौगात मिली। पहाड़ों में 2 नए योग नगर बसाएंगे और सीएम धामी ने कहा है योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। 2030 तक 5 योग हब की स्थापना का संकल्प लिया है। देहरादून से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पहाड़ों में 2 नए नगर योग बसाएंगे, योग नगर, और 2030 तक 5 योग हब बनाने की संकल्प लिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम धामी का ऐलान है। प्रदेश और देश को योग नीति की पहली सौगात दी। पहाड़ों में 2 नए योग नगर बसाए जाएंगे, ये सीएम धामी की तरफ से कहा गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम धामी का ऐलान। प्रदेश और देश को योग नीति की पहली सौगात देते हुए पहाड़ों में 2 नए योग नगर बसाने का ऐलान किया है। योग और आध्यात्मिक पर्यटन को जिससे कि बढ़ावा मिलेगा। 2030 तक का लक्ष्य है कि 5 नए योग हब बनाने का संकल्प लिया है। पहाड़ों में 2 नए योग नगर बसाएंगे, सीएम धामी ने कहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परमार्थ निकेतन में परिवार सहित गंगा आरती कर पूजा अर्चना की और इस अवसर पर उन्होंने मां गंगा से प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में लागू की गई योग नीति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में देश की पहली योग नीति को लागू कर दिया गया है और सीएम धामी ने कहा कि योग नीति प्रदेश के लिए फायदेमंद साबित होगी और उत्तराखंड को अलग पहचान दिलाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड योग की भूमि है। यहां से मां गंगा निकलती है जो मीलों तक बहकर लोगों को आस्था से जोड़े रखती है। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तराखंड में योग पॉलिसी हम लेकर आए हैं और आज हमने उसका विधिवत रूप से यहां उत्तराखंड में शुभारंभ कर दिया है। और इसके पीछे हमारा हेतु है, जैसा पूज्य स्वामी जी ने कहा कि सच में योग की कोई भूमि है तो योग की भूमि यही भूमि है जहां आप बैठे हैं। यही मां गंगा की भूमि, यही यमुना की भूमि, यही हमारे 4 धामों की भूमि, यही हमारे आदि कैलाश की भूमि, अनेक अनेक देव स्थानों की भूमि, जो आज पूरा ये राज्य जो 71% वनों से आच्छादित है, 71%, और हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है। हिम ग्लेशियर उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को प्रेस वार्ता की और संबोधित किया। और राज्य निर्वाचन आयुक्त तो सुशील कुमार ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। प्रदेश में 2 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। साथ ही 19 जुलाई को एक साथ मतगणना होगी और इसी के साथ प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। उत्तराखंड के 12 जिलों में पंचायत चुनाव होंगे और जिसके तहत 89 विकास खंडों और 7,499 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराए जाएंगे। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। बता दें कि प्रदेश में 2 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। साथ ही 19 जुलाई को एक साथ मतगणना होगी और इसी के साथ प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। दरअसल उत्तराखंड के 12 जिलों में पंचायत चुनाव होने हैं और ऐसे में जिसके तहत 89 विकास खंडों और 7,499 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराए जाएंगे। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पार्टी पूरी तरह से तैयार है और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। शुरुआत धामी की सरकार ने बेईमानी से कर दी। धामी के मंत्री और उनके
प्रवक्ता कोई इस बात का 3 दिन से मैं बोल रहा हूं जवाब नहीं दे रहे हैं। चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर हो रहा है, लेकिन रोस्टर 0 कर दिया गया। क्या खूब चुनाव कैसे होंगे, आरक्षण की क्या व्यवस्था होगी, ये पहले से तय है, कानून है। और जब तक हम चुनाव लड़ते थे प्रमुख का, मुझे याद है पाड़ीखेत से मैं प्रमुख था और जिले में 11 सीटें थी प्रमुख की। कितनी महिला सीटें होनी चाहिए उस आधार पर, कितनी ओबीसी होनी चाहिए, कितनी एससी होनी चाहिए, उसके आधार पर आरक्षण किया गया था। लेकिन आज ये नहीं है, आज जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण कर दे रहे हैं। मेरे देखते देखते कई ब्लॉक ऐसे हैं जिसमें पूरी सीटें महिला कर दी, किसी में पूरी आरक्षित कर दी, किसी ब्लॉक में पूरी सामान्य कर दी। तो मजाक बना रखा है और सरकार जानबूझ के कुछ ऐसा कर रही है कि ऑब्जेक्शंस आए, लोग उद्वेलित हों और कोर्ट में जो है मामला लटक जाए ताकि चुनाव न कराना पड़े। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। बता दें कि प्रदेश में 2 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे और साथ ही 19 जुलाई को एक साथ मतगणना होगी, जिसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव को प्रभावित करने की नीयत से सरकार 2 चरणों में चुनाव कराने जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि धामी सरकार और इलेक्शन कमीशन 12 जिले भी नहीं संभाल पा रहे हैं। ये पहली बार पूरे देश में देखने को मिला और उत्तराखंड में एक और चीज पहली बार देखने को मिल रही है। 13 जिलों का राज्य है जिसमें हरिद्वार के पंचायत चुनाव अलग होते हैं, 12 जिलों के अलग होते हैं। केवल 12 जिलों के चुनाव जो सरकार एक साथ नहीं करा पा रही है, तो इसका तात्पर्य समझ रहे हैं। महाराष्ट्र का मॉडल लाएंगे, इधर के वोटर उधर, उधर के बदमाश इधर के बदमाश उधर, ताकि चुनाव को प्रभावित करा सकें। 12 जिलों में 2 चरणों में चुनाव, मजाक है। मतलब अगर 12 जिले भी धामी से नहीं संभल रहे, उत्तराखंड के चुनाव कमीशन से नहीं समझ रहे, तो कर लिया इन्होंने। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। प्रदेश में हरिद्वार जिले को छोड़कर 12 जिलों में होने वाले पंचायत चुनाव के निर्वाचन आयोग ने ऐलान कर दिया है। वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि बीजेपी ने भी पार्टी स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी कर ली है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्यों का यह चुनाव है। साथ ही प्रथम चरण के चुनाव के बाद दूसरे चरण के चुनाव के लिए ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए बीजेपी रणनीति तय करेगी। पंचायत चुनाव के लिए पहले ही प्रदेश स्तर पर कमेटी का गठन किया जा चुका है। सभी विधानसभाओं के लिए पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के राज्य चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा कर दी गई है और ये जैसे पूर्व से ही अनुमान था कि जुलाई माह में सरकार पूरी तरह से चुनाव कराने के लिए तैयार है और आज इसकी घोषणा हो गई है। मैं इसका स्वागत करता हूं कि लगभग 7-8 महीने विलंब से ये चुनाव हो रहे हैं। सरकार लगातार ये प्रयासरत थी कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके पंचायतों के चुनाव कराए जाए। भारतीय जनता पार्टी ने भी पार्टी के स्तर पर इसकी पूरी तैयारी कर ली है। हमने ये प्रयास किया है कि पार्टी के कार्यकर्ता अधिक से अधिक त्रिस्तरीय पंचायतों में भाग लें। ग्राम प्रधान का चुनाव है, क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव है, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव है। इसमें हम जिला पंचायत सदस्य के लिए पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा हम करेंगे, क्योंकि इसमें चुनाव चिन्ह आवंटन नहीं होता है पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी के लिए, लेकिन लोकल चुनाव चिन्ह जो है इसमें प्रत्याशियों को दे जाएंगे। हम समर्थित प्रत्याशी करके ऐसा घोषित करेंगे और केवल जिला पंचायत सदस्य के लिए ही समर्थित प्रत्याशी घोषित करेंगे। बाकी प्रयास रहेगा कि पार्टी के ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता ग्राम प्रधान का चुनाव जीते
ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव जीते और जिला पंचायत सदस्य के लिए पार्टी जिनको समर्थित प्रत्याशी घोषित करे वो अधिक से अधिक संख्या में जीते। ये प्रथम चरण का चुनाव है और ये प्रथम चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद जो द्वितीय चरण का चुनाव है जिसमें ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसके लिए फिर रणनीति हम ये प्रथम चरण के चुनाव के परिणाम आने के बाद फिर उसके लिए रणनीति हम बनाएंगे। उधर पाकिस्तान सरकार द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाने की पैरवी करने धर्मनगरी हरिद्वार के संतों को नागवार गुजरा है। आपको बता दें कि संतों ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान का यह रुख एक आतंकवाद समर्थक देश ने आतंकवाद को समर्थन देने वाले अमेरिका को उनके एहसान के बदला चुकाने जैसा है। संतों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार की वकालत करना सरासर गलत बताया। राष्ट्रीय हिंदू महासभा के चक्रपाणी महाराज ने कहा कि अगर किसी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए ट्रंप आतंकवादियों के पनाहगार हैं। पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश का संरक्षण कर रहे हैं। हाँ, जो हाजी मुनीर है जो उनका आतंकवादियों का पनाहगार है, जो मसूद अजहर का संरक्षक है, ऐसे व्यक्ति को अपने टेबल पर डिनर कराने वाले व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार के लिए प्रेषित करना, यह तो पाकिस्तान का असली चेहरा है। और अभी तो देना ही चाहिए। पाकिस्तान इतना डरा हुआ है उनसे कि भारत से बचा लिया ट्रंप ने। अभी उसी के बदले वो एरोस्पेस ईरान के खिलाफ अमेरिका को दिया हुआ है। पूरी जहाजें आज पाकिस्तान के एरोस्पेस के ऊपर है। तो पहले देर कर दिए, पहले इनको ओसामा बिन लादेन के लिए नोबेल पुरस्कार मांगना चाहिए, अब वो ट्रंप के लिए मांग रहे हैं। ये दोनों तो कम से कम बोल दिए। आईवी भेज देंगे हम लोगों का। मैं मोदी के मिलने के लिए शांति नोबेल पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र संघ को कल पेपर भेज दूंगा। तो लिखेंगे, भेज दूंगा, अभी कल भेज दूंगा। आज ट्वीट कर दूंगा, कल भेज दूंगा, अभी ट्वीट कर दूंगा। यूएन को तो मैं खुद करता हूँ। यूएन तो खैर खुद ही बदमाश है, वो कुछ करता नहीं है। जब भी भारतीयों पर अन्याय होता है ये दोनों तो कम से कम बोल दिए। आईवी भेज देंगे हम लोगों का। मैं मोदी के मिलने के लिए शांति नोबेल पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र संघ को कल पेपर भेज दूंगा। तो लिखेंगे, भेज दूंगा, अभी। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले मेधावियों को उनके जनपद में एक दिन का जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च अधिकारियों को इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को पत्र लिखने के निर्देश दिए। और वहीं इस विषय पर बात करते हुए शिक्षा महानिदेशक अभिषेक रोहेला ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार जिले के टॉपर्स बच्चों को एक दिन के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक बनाया जाएगा। साथ ही सरकार की यह एक अच्छी पहल है जिससे विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ेगा। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पे और उनके दिशा निर्देश अनुसार तय किया गया है कि जो बोर्ड के टॉपर्स हैं उनको जनपद के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के प्रभार दिए जाएंगे एक दिन के लिए। तो ये निश्चित ही स्वागत योग्य पहल है और इसका एक दूरगामी परिणाम भी होगा। बच्चों को एक आत्मविश्वास भरने में और आगे के जीवन में उनको सफल बनाने के लिए यह पहल एक कारगर सिद्ध होगी, ऐसा हम सब उम्मीद करते हैं। और इसको जैसा भी सरकार के आगे के निर्देश होंगे उस रूप में इसका अनुपालन किया जाएगा।
उधर कोटद्वार में केंद्रीय स्कूल, जवाहर नवोदय स्कूल और सैनिक स्कूल देश के टॉप सरकारी स्कूल माने जाते हैं। तीनों में ही दाखिला मिलना कोई मामूली बात नहीं है। मौजूदा वक्त में देश के अलग अलग राज्यों में कुल 1253 केंद्रीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन एडमिशन में सबसे पहले किसे प्राथमिकता दी जाएगी? भारत सरकार के जो संगठन, हमारा जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। इसमें हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जो प्रवेश गाइडलाइन है, उसमें 5 कैटेगरीज या प्रायोरिटीज निर्धारित है। सबसे पहली हम केंद्र सरकार के जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी है। दूसरी कैटेगरी केंद्र सरकार के स्वायत्त संस्थान वाले कर्मचारी है। तीसरी राज्य सरकार के कर्मचारी, चौथी राज्य सरकार के जो स्वायत्त विभाग है उनकी, और 5वीं जो प्राइवेट विभाग के होते हैं। इसी क्रम में एडमिशन होते हैं प्रायोरिटी के आधार पर। उत्तराखंड में मानसून सीजन लगभग शुरू हो चुका है। देहरादून में भी कई बार बारिश हो चुकी है। अक्सर बारिश में ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुलती हुई नजर आती है। हर साल जलभराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। इस बार भी कई जगहों पर बारिश से जलभराव की समस्या देखने को मिली। इसी को लेकर देहरादून नगर निगम के मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि जलभराव की समस्या देहरादून में काफी विकट है और विगत कई वर्षों से लगातार बढ़ रही है। इसको देखते हुए इस बार नगर निगम पहले से ही सजग हो गया था और जेसीबी के माध्यम से नदी नाले और खालों की सफाई जेसीबी के माध्यम से कराई गई है। 19,000 मीट्रिक टन कचरा, मलबा या फिर अन्य सामग्री को अभी तक निकाला जा चुका है। उन्होंने कहा कि नगर निगम भी सभी संबंधित विभागों के साथ लेकर काम कर रहा है। एक बड़ी विकट समस्या है देहरादून की, जो कि विगत कई वर्षों से और लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेके हम बहुत पहले ही सजग हो गए थे। हमने इस बार जो नदियां हमारी हैं, नाले हमारे हैं, तो इनमें हमने जेसीबी के माध्यम से और लगातार उनमें जो गाद है, कीचड़ है, कचरा है, और इसके अलावा जो लोग अपना मलबा वगैरह भी, मकान जो वगैरह बनाते हैं, उसका मलबा भी नदी में डाल देते हैं। तो ऐसे उनको निकालने का काम हम लोगों ने किया है। लगभग 19,000 मीट्रिक टन जो ऐसा गाद, कीचड़, कचरा, ये हम लोग निकाल चुके हैं, मलबा हम लोग निकाल चुके हैं। परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कैंची धाम का निरीक्षण किया, जो पिछले कई सालों से जाम की समस्या से जूझ रहा है। दरअसल कैंची धाम अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और NH 309 पर बसा हुआ है और कैंची धाम में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है। जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने प्रशासन के साथ में बैठक कर पार्किंग और भवाली से बाईपास बनाने को लेकर चर्चा की। इसका अलाइनमेंट और इसका जिस दिशा में रोड जानी है उसका पूरा निरीक्षण किया है, क्योंकि जिस प्रकार से कैंची धाम में जाम की स्थिति बनी हुई है, मैं केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की ओर से बहुत सारी व्यवस्थाओं को सृजन करने का काम कर रहे हैं। उसी में हमारा दूरी खाल तक सैनिटोरियम से वो रोड का काम हमारा लगभग पक्का है। उसका आज मैंने स्वयं निरीक्षण किया और दूरी खाल, चौरसा, पाटली और कोना और राती घाट तक, इस पॉइंट तक ये लगभग 11 किलोमीटर की हमको सैद्धांतिक विधिवत स्वीकृति लगभग प्रक्रिया में हमको मिल चुकी है। टेंडर की प्रक्रिया जारी है और टेंडर भी इसी हफ्ते खोल दिए जाएंगे और उसके बाद इसमें बहुत तेज गति के साथ हम काम करेंगे, जिसमें करीब 5.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति रोड कटिंग की है। और दूसरी DPR हमारा जो 2 लेन ब्रिज है 70 मीटर का, और साथ में इसके जो स्कवर है
दीवार है, कलवट है, ऐसा 9 करोड़ 81 लाख रुपए का डीपीआर शासन को घोषित है। नदी नालों के किनारे स्थित बस्तियों में लगातार हो रहे अवैध निर्माण पर प्रशासन का डंडा चलने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से जो है जाम के जाम से मुक्त दिलाने के लिए शहर में एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया और आपको बता दें कि जिस तरीके से एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा, जिसके जग में कई बस्तियां जो है आने वाली हैं, वहीं सरकार इन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर रही है, तो कांग्रेस लगातार सवाल खड़े करती जा रही है। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस को उत्तराखंड की जनता से प्यार नहीं है और न ही विकास से कांग्रेस को कुछ मतलब है। बस बस्ती वालों के साथ में राजनीतिक रोटी सेकनी है। कांग्रेस जो बस्ती बचाओ अभियान चलाती है वह सिर्फ एक दिखावा है। कांग्रेस बस्ती नहीं, सिर्फ रोहिंग्या को बचाने के लिए अभियान चला सकती है। ये रोहिंग्याओं को बचाने की कांग्रेस पार्टी की ये राजनीतिक नौटंकी है और उनको न तो विकास से कोई लेना देना है और हमेशा वो विकास का विरोध करती रहती है। उन्हें न उत्तराखंड की जनता से कोई लेने देना है और न ही बस्ती वालों से उनका लेने देना है। उन्हें सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, इसलिए वो इस तरह की नौटंकियां कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी कभी भी बस्ती बचाओ का जो अभियान जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हितैषी वो कभी नहीं रहे। वो सिर्फ अगर कर सकते हैं अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, तो सिर्फ रोहिंग्याओं को बचाने की जो अभियान चला सकते हैं। केदारनाथ यात्रा में हर साल नए इतिहास रचे जा रहे हैं। उसी तरह इस साल भी 48 दिनों में केदारनाथ धाम यात्रा ने करीब 300 करोड़ का कारोबार किया है, जिसमें घोड़ा खच्चर संचालन से 67 करोड़ रुपए की कमाई की गई और हेली सेवाओं से जो है 60 करोड़ का व्यापार हुआ है। तो वहीं इस साल यात्रा की कमाई 150 करोड़ रुपए के पार पहुंची है। निश्चित ही हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है और सभी केदार घाटी वासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इस बार जैसे कि हम जानते हैं कि ये तीर्थ यात्रा यहाँ की लाइफ लाइन है, यहाँ की आर्थिकी से जुड़ी हुई है। और देखिए इस बार अभी 2 तारीख से यात्रा प्रारंभ हुई थी और आज 19 तारीख तक लगभग 300 करोड़ का जो है कि व्यवसाय वहां पर हुआ है, चाहे उसमें होटल व्यवसायी हो, चाहे उसमें खच्चर वाले हों, चाहे हेली सर्विसेज हो, चाहे प्रसाद विक्रेता हो। सभी को कहीं ना कहीं जो भी इस यात्रा से जुड़े हुए हैं उन हर व्यक्ति को जो है कि इसमें आर्थिकी का लाभ हुआ है, आर्थिकी से वो जुड़े रहें। और आगे भी यात्रा अभी तो पहला पड़ाव है, बरसात के बाद और इसमें संख्या में बढ़ोतरी होगी। निश्चित ही मैं कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उस क्षेत्र के लोगों के लिए, वहां की आर्थिकी के लिए, कि वहां का रोजगार जो है कि वर्ष भर जो है सभी लोगों को यात्रा का इंतजार रहता है और इस यात्रा पर ही उनकी आर्थिकी जो है कि टिकी हुई है। हरिद्वार में पर्यटन एवं संस्कृति पर विस्तृत रणनीतिक चर्चा हुई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड आए जो है विभिन्न देशों के राजदूत उच्चायुक्त प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई और इस बैठक में मैक्सिको, फिजी, नेपाल, सुरिनाम, मंगोलिया, लातविया, श्रीलंका, रूस, राजनयिक और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। उत्तराखंड सरकार की ओर से जो उपाध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विनय रोहेला, सचिव सचिन कुर्वे, आयुष, पर्यटन और संस्कृति विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, जिसके बाद सचिव सचिन कुर्वे ने कहा कि उत्तराखंड की हिमालयी जलवायु, आध्यात्मिक ऊर्जा और नैसर्गिक संसाधनों के कारण यह राज्य आयुष और वेलनेस के क्षेत्र में निवेश के लिए उपयुक्त है। राज्य की कानून व्यवस्था, पारदर्शी नीतियां और प्रशिक्षित जनशक्ति इससे निवेशकों के लिए आकर्षक बनाती है। आयुष उद्योग के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना यहां पहले से उपलब्ध है।
केदारनाथ यात्रा मार्ग के सीतापुर पार्किंग में यात्रियों और पार्किंग कर्मचारियों के बीच में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। आरोपियों की पहचान दीपक चंद्र, लक्ष्मण सिंह, राजेंद्र कोहली, सुदर्शन चंद्र और दुर्गेश के रूप में हुई है। 5 आरोपी रुद्रप्रयाग के निवासी हैं। घटनाक्रम की जानकारी देते हुए एसपी रुद्रप्रयाग अक्षय प्रहलाद कोंडे ने बताया कि वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर कोतवाली सोनप्रयाग पुलिस ने घटनास्थल सीतापुर पार्किंग जाकर आवश्यक पूछताछ की, जिसमें पता चला कि यात्रियों और सोनप्रयाग पार्किंग के कर्मचारियों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। सीतापुर पार्किंग में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना हुई, जिसमें पार्किंग ठेकेदार के कर्मचारी एवं यात्रीगण हैं, उनको गाड़ी के मेंटेनेंस को लेके या गाड़ी में जो क्षति हुई होगी पार्किंग के दौरान उसको लेके विवाद हुआ और उसमें मारपीट भी सामने आई है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस में सोनप्रयाग थाने में हमने एफआईआर दर्ज की है और जितने भी 5 अभियुक्त थे हमने पार्किंग ठेकेदार के विरुद्ध भी इसमें एफआईआर दर्ज की है। और इस मीडिया के माध्यम से मैं सबको ये सूचित भी करना चाहूंगा कि जो बीते 2-3 दिन में भी केदारनाथ मंदिर के एरिया में इस तरीके की घटना आई है, इसमें आगे जब भी कोई इस तरीके की घटना होती है तो ये पुलिस द्वारा ही सॉल्व की जाएगी। अगर अपने स्तर पर इस तरीके की कोई मारपीट की घटना होती है तो पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए एफआईआर और गिरफ्तारी की कार्रवाई। नमस्कार।